ट्वेल्थ वाले सभी लोग ध्यान दें। ट्वेल्थ वालों के लिए आज बेहद खुशी की बात है कि आज आपको एक मॉडल पेपर का एनालाइज करके दिखाएंगे और उसमें कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु प्रश्नों को हम सॉल्व भी करेंगे, राइट। तो बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स का जो मॉडल पेपर, बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जो मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो अपलोड किए हैं उनको हम एनालाइज करेंगे। उनके ही बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु प्रश्नों को, हम सभी प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, राइट। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये यानी कि बोर्ड, यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये पेपर अपलोड है। इसकी वीडियो भी हम पहले बना चुके हैं। आज हम केवल फिजिक्स के पेपर की बात करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और ऐसे ही फिर मैथ का, फिजिक्स का करेंगे, मैथ का और केमिस्ट्री का करेंगे। साथ में इन पेपरों का सॉल्यूशन भी कराएंगे। जैसे कि आज की इस वीडियो में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे और आपके अति लघु प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। बाकी डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स बचेंगे, थ्योरी के बचेंगे, तो वो हम आगे जैसे इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें आपके न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन को नंबर बाई नंबर इस तरह से क्रम से सॉल्व करते रहेंगे। तो चलिए आज का पेपर को एनालाइज करते हैं, उसको सॉल्यूशन करते हैं उसका, और पेपर को देखते हैं पेपर क्या है, खास क्या है पेपर में। और हाँ, जो स्टूडेंट्स अभी 2023 में परीक्षा में देने वाले हैं तो वो अब बिल्कुल भी मतलब समय को बर्बाद ना करें, पढ़ाई करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को दाब लें, क्योंकि हर वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, इंपोर्टेंट रहेगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इस पेपर को समझते हैं। क्लास 12th फिजिक्स का मॉडल पेपर आज हम एनालिसिस एंड सॉल्यूशन करेंगे और बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए स्पेशली रहेगा ये। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, स्पेशली मैं यूपी बोर्ड की बात करूँगा, और जो स्टूडेंट और भी किसी बोर्ड से हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, बशर्ते आपका हिंदी का पेपर होना चाहिए फिजिक्स का, ठीक है। चलिए, जैसे कि उत्तराखंड बोर्ड हुआ, बिहार बोर्ड हुआ और बहुत सारे हैं। हमारा ये जो पेपर है यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर दे रखा है, और ये यूपी बोर्ड की जो वेबसाइट पर 2023 के लिए जो मॉडल पेपर डाले हैं वो 2021-22 वाले ही फिर से अपलोड कर दिए गए हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, 22 और 21 से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है तो सिर्फ किस चीज़ से, कि बस आपको एक पेपर का पैटर्न समझ में आना चाहिए कि पेपर कैसा आएगा, ये चीज़ समझाने का प्रयास रहेगा इसमें। देखिएगा क्या चीज़ है कि इसमें आपका समय वही 3.25 घंटे मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट, और ये 70 नंबर का पेपर रहेगा। और बाकी इंट्रैक्शन इसमें दे रखे हैं कि 5, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, खंड ए, बे, से, देख है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न 1-1 अंक के रहेंगे, अति लघु प्रश्न 1-1 अंक के रहेंगे, और बाकी 2-2 अंक के, 3 अंक के, 5 अंक के, और इसी तरीके से ये क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे सीधे अपने क्वेश्चनों पर आते हैं। जैसे कि ये पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाता है। ये पहला प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंगदैर्ध्य है, यानी कि निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम है। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम है, यानी कि किस वाले विद्युत चुम्बकीय विकिरण की जो तरंगदैर्ध्य है वो कम से कम है। जैसे कि अब ये बताना, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, सूक्ष्म तरंगें और गामा किरणें। इनमें से आपको बताना है कि कौन से विकिरण की कम से कम तरंगदैर्ध्य, न्यूनतम तरंगदैर्ध्य है इनमें। तो न्यूनतम तरंगदैर्ध्य किसकी होती है आपको पता होगी। इसका राइट आंसर है गामा किरण। गामा किरण की जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे कम होती है, याद रख लेना, याद कर लेना बिल्कुल अच्छी तरह से। और जो रेडियो तरंगें होती हैं उनकी सबसे अधिक होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक गतिमान कण P है, गतिमान कण का संवेग P है, द्रव्य तरंग की तरंगदैर्ध्य क्या होगी। यानी तरंगदैर्ध्य आपसे पूछा। तरंगदैर्ध्य का नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है वो लैम्डा बराबर h/mv होता है, लेकिन यहाँ पे कहा है कि कण का संवेग P है, तो जब P होता है तो नॉर्मली देखा जाएगा तो आपको पता है कि ये वाली जो चीज़ होती है P बराबर, इसको बोलते हैं P, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो इसीलिए ये जो फॉर्मूला है क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर h/p। तो h/p फॉर्मूला बन गया। तो h/p कौन सा है, पहला वाला, h/p पहला वाला इधर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम
आवेश संरक्षण पर आधारित होता है और दूसरा नियम इसका ऊर्जा संरक्षण पर। ये दूसरा वाला जो किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर होता है, याद रख लेना, आवेश संरक्षण पर होता है। ठीक है, चलिए अगले जो प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है पीएन संधि डायोड में उत्क्रम धारा का कारण क्या होता है। देखिए, अग्रधारा होती है वो बहुसंख्यक वाहकों से बहती है और उत्क्रम धारा आपके अल्पसंख्यक वाहकों से बहती है। बस इतना याद रख लीजिए, अल्पसंख्यक। तो इसका राइट आंसर क्या है, अल्पसंख्यक वाहक। ठीक, चलिएगा आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न, पी और एवं एन टाइप में बहुसंख्यक वाहक क्या होते हैं। देखिए, पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव होते हैं होल, पॉजिटिव क्या होते हैं, होल, जिनको बोलते हैं कोटर। ठीक है, पॉजिटिव यानी कि आपका क्या होगा, कोटर होगा। ठीक, और एन फॉर नेगेटिव, तो एन टाइप में बहुसंख्यक वाहक को क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल मिला क्या है, पी में कोटर और एन में इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या बन जाएगा आंसर, कोटर इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा ये नहीं है, तो इसके दो ऑप्शन आगे दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोटर इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा, कोटर इलेक्ट्रॉन। भाई पी में कोटर और एन में, एन टाइप क्रिस्टल में क्या होते हैं, पीएन संधि डायोड की यदि बात की जाएगी तो पी में आपके बहुसंख्यक वाहक कौन होते हैं, पी क्षेत्र में कोटर, और एन क्षेत्र में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे देखिए, ये है आपका मीटर सेतु का जो तार निम्न में से किस धातु का बना होता है। जो मीटर सेतु में जो तार लगा होता है वो आपका, यानी जिसकी प्रतिरोधकता कम होती है उसका बना होता है। ठीक है, जिन्हें ताप गुणांक जिसका कम रहेगा तो वो तार होता है मैग्नीन धातु का होगा या यूरेका धातु का होगा या एक कंस्टेंटन धातु रहती है एक। ठीक है, तो निक्रोम भी समझ लीजिए, निक्रोम इन्हीं में से एक, कंस्टेंटन और एक होता है निक्रोम, इन्हीं धातु का होता है। इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो इसमें क्या है, और उत्तर आपका मैग्नीन का भी हो सकता है, यूरेका का भी हो सकता है। इस तरीके की कई सारी धातुएं 4-5, इनमें से किसी का भी हो सकता है। तो इसमें मैग्नीन का उत्तर आ गया। ठीक है, चलिएगा अगला देखिए। अब ये प्रश्न आगे वाले आ जाते हैं। ये प्रश्न छोटे छोटे प्रश्न, एक एक नंबर के, जैसे कि वामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्ध्य क्या है। तो इसके लिए फॉर्मूला आप लिख दीजिएगा, केवल 1/λ बराबर r, फिर ब्रैकेट 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, इस तरह से लिख दोगे। और n बराबर स्टार्ट होगा 3, 4, 5, ऐसे ही बहुत सारे n तक, अनंत तक। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला लिख दीजिए। ठीक, चलिएगा अगला प्रश्न कि एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। तो ये होता है अपने n/v - 1/u बराबर n-1/r। ठीक है, चलिएगा कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे जो दे रखा है, आगे समस्थानिक का क्या अर्थ है, एक उदाहरण देकर समझाओ। समस्थानिक यानी कि जिसका परमाणु क्रमांक तो समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, उसको ऐसे परमाणु या ऐसे एलिमेंट या ऐसे एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके समस्थानिक यानी जिनका स्थान समान होता है, अर्थात जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, उनको समस्थानिक कहते हैं। जैसे कि 1H1, 1H2 और 1H3। देखिए इसका भी H, ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम इस तरीके से होते हैं। ठीक है, इसको प्रोटियम बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्राइटेरियम बोलते हैं। ठीक है, 1H1, 1H2, 1H3 ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, चलिए बाकी मैं बोर्ड पर कराऊंगा तब आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एनालाइज कर रहे हैं। आगे देखिएगा, आगे रेडियो एक्टिव किरणों को विभेदन क्षमता के आधार पर लिखो। विभेदन क्षमता जैसे कि अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। अल्फा किरण की रेडियो एक्टिव क्षमता कैसी होती है, कम होती है। गामा किरणों की रेडियो एक्टिव क्षमता, विभेदन क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है, इस तरह से ये आगे बढ़ते क्रम में लिख दिए, कम इसकी फिर से ज़्यादा इसकी, फिर से ज़्यादा इसकी, इस तरह से। आगे देखिएगा, संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये देखिए, संधारित्र की जो धारिता होती है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डी क्या होती है, जैसे कि संधारित्र में आपका 2 प्लेटें हैं, एक प्लेट और ये 2 प्लेट। ठीक है,
अब इन प्लेटों के बीच की जो दूरी होती है वो d होती है, और इन प्लेट का जो क्षेत्रफल होता है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, कितनी चौड़ी है इस तरह से, तो ये होता है आपका a। तो याद रखना a के बढ़ाने पर इसकी धारिता भी बढ़ेगी, और इस बीच की दूरी को कम करेंगे तो इसकी धारिता बढ़ेगी। तो मतलब ये है कि भैया इसकी धारिता को हम c से प्रदर्शित करते हैं, c बराबर k एप्सिलॉन 0 a अपॉन d, ये सूत्र होता है। तो ये k अपने आप में कांस्टेंट और एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट। तो इसके प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो धारिता बढ़ती है, और प्लेटों के बीच की दूरी को कम करेंगे तो धारिता बढ़ेगी। तो मतलब धारिता को किस तरह से बढ़ा सकते हैं हम, किसी भी संधारित्र की धारिता को हम उसकी प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर, प्लेटों की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाकर तथा उनके बीच की दूरी को, यानी प्लेटों के बीच की दूरी को कम करके भी उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो भी धारिता बढ़ जाएगी, और बीच की दूरी घटा देंगे तो भी धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आगे देखिए, ये एंड गेट का एंड गेट का लॉजिक, प्रतीक, बूलियन और सत्यता सारणी, ये बोर्ड पर समझाने की चीज़ है तो बोर्ड पर समझा देंगे। ठीक है, चलिए बाकी तो सारा आप बोर्ड पर समझाने का चीज़ बच रही है। जैसे कि ये वैद्युत फ्लक्स का, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक लिखना है, तो ये सारी चीज़ें हमने करा रखी हैं, और बाकी हम सॉल्यूशन भी करा देंगे बोर्ड पर। ठीक है, जैसे एक तार में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, तार के अनुप्रस्थ काट के प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, ये भी आपका सवाल है। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीय, तो ये भी अपने आप में सूत्र है। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक, यानी कि कुल मिला के अब वो प्रश्न हैं जो आपको बोर्ड पर कराने वाले हैं। जैसे कि देखिए, परस्पर संपर्क में रखे दो लेंसों की संयोजन फोकस दूरी के लिए सूत्र निगमित कीजिए। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को निगमन कीजिए। ब्रूस्टर के नियम से अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर लंब होती हैं, ये सिद्ध करना। 3-3 नंबर के प्रश्न है भाई ये। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये भी एम्पेयर के परपतीय नियम की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारा रेखीय तार धारा वही तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र आपको स्थापित करना है। ये देखिए आगे, ये भी एक न्यूमेरिकल है कि स्वप्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है, और वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 2 एम्पियर की धारा 12 हो जाती है। यानी 2 एम्पियर की धारा से घटकर कितनी हो जाए, बढ़कर कितनी 12 एम्पियर हो जाते हैं कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल की गणना करनी है। ये सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, सारा एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा पुराना, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से आपको सॉल्व कराऊंगा बोर्ड पर, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक पतल, और हाँ, इनको PDF भी मैं आपको दे दूंगा इसकी। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, ये है एक पतले समतल और उत्तल लेंस की फोकस दूरी इतनी है, उसके पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, तो पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। ऐसे ही ये भी प्रश्न है, एक छोटे दूरबीन की फोकस दूरी इतना है, नेत्रिका लेंस कितनी है, दूरबीन की आवर्धन क्षमता निकालनी है, और दर्शक और नेत्रिका के बीच पृथक दूरी भी आपको बतानी है। ये अब LED के बारे में बता रहे हैं। LED क्या है, परपथ बनाकर इसके VI अभिलाक्षणिक वक्र को प्रदर्शित कीजिए, यानी कि वोल्टेज और धारा के बीच में जो संबंध है उसको ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। किरचॉफ के नियमों को उल्लेख कीजिए, यानी किरचॉफ के नियम के उल्लेख चित्र बनाकर बताना है। या इसमें एक, यानी इनमें से कोई भी प्रश्न कर देना है, या उनमें से नहीं कर पाओ तो एक ये भी प्रश्न है, ये भी एक न्यूमेरिकल आपको दे दिया है कि भैया एक समीकरण दे रखी है, इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य आपसे पूछी है, दौलित्र का विद्युत क्षेत्र का व्यंजक पूछा है। ठीक, तो कुल मिला के बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं ये। उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है, कोणीय संवेग आपसे ज्ञात करवाना है, और एनवी कक्षा की ऊर्जा इतनी है। बहुत ही प्यारा सवाल है ये, देख लीजिए। एक चीज़ मैं शुरू से कहता आता हूँ कि फिजिक्स केवल न्यूमेरिकल्स पर आधारित होती है, तो न्यूमेरिकल्स आपको फिजिक्स के जरूर करने चाहिए। तो इसलिए देखो कितने न्यूमेरिकल्स हैं, आप देख लो बोर्ड का जो पेपर है उसमें भी आपको न्यूमेरिकल्स ज़्यादा दे रखे हैं, तो समझ जाना कि आपके पेपर में कितने न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। हर पेपर में फिजिक्स के में न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, इसलिए आप ज़रूर इनको ढंग से समझ लेना, क्योंकि आपके 12 से 15 नंबर के तो केमिस्ट्री में ही न्यूमेरिकल्स हैं, और यदि फिजिक्स की बात करूँ तो आपके 25 नंबर के लगभग न्यूमेरिकल्स आएंगे। नहीं, देख लेना आप। संधारित्र की धारिता की परिभाषा, समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक आपसे पूछा है, और इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, जो कि अभी अभी हमने बताई थी आपको।
एक रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है? गॉस की प्रमेय से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का व्यंजक आपसे पूछा है। चलिए देखिए आगे 7वां प्रश्न, एक न्यूमेरिकल्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल्स तो हम एक साथ ही कराएंगे आपको। चलिए अब देखिएगा, ये है संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखनी है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ये तो फिर से आ गया वही प्रश्न। चलिए हाँ, ये तो वही है। देखिए इसमें एक प्रश्न छोड़ दिया था हमने, क्या? दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र आपसे पूछा है। ठीक है, चलिएगा अब ये 8वां 9वां प्रश्न देखिए, LCR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परपथ बनाकर इसकी अनुनादी आवृत्ति की सूत्र आपसे पूछा है। प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करता है, ये आपसे पूछा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये यंग का प्रयोग का एक आपको सवाल दे दिया है, 5 नंबर का लगा लो, एक ही डायरेक्ट दे रखा फ्रिंज की चौड़ाई। हाँ, फ्रिंज की चौड़ाई पर आधारित या तो एक सीधे सीधे डेरिवेशन आता है या फिर एक क्वेश्चन आता है, और वो आते ही आता है। NPN ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि को समझाना है, इसमें बहुत ही प्यारा है। ठीक है, और ये हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत की विवेचना करनी है, ये भी आपको समझाना है। तो कितना प्यारे प्यारे सवाल हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमने आपको नहीं बताया हो, नहीं कराया हो। सारे क्वेश्चंस हमने आपको पूरे करा दिए हैं, और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने 100 जो क्वेश्चंस दिए थे आपके न्यूमेरिकल्स के लिए उनमें से ना हो। ठीक है, तो आप सभी लोग कर लीजिएगा इनको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं आएगा बोर्ड परीक्षा में, तो आप सभी लोग समझ लेना इन चीज़ों को। ठीक है, चलिए तो बाकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलेंगे, और हाँ इनको पूरे को सॉल्यूशन भी हम कराएंगे। ठीक है, चलिए बाकी मिलेंगे कुछ वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।